हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास में आरआरबी ग्रुप डी का। और फुल टू फुल आपके मॉडल सेट की तरह जो है मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और ये आज सुबह से मैंने यहाँ पे कोशिश किया है, तो ये क्लास चल के स्टार्ट हुआ है शाम तक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं लमसम इसमें मैंने 10 घंटे जो है खर्च किया है, तो ये क्लास बना हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप अगर आए हैं देखने तो प्लीज अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो छोड़कर चले जाइएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो से आपको इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम हॉल के लेकर कि आप यहाँ पे वीडियो देखने के बाद आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि आपको ग्रुप डी में किस तरीके के प्रश्न दिया जाता है, किन चैप्टरों से दिया जाता है, किन विषय से कितने प्रश्न आते हैं। सारे ही जो है यहाँ पे कवर किया गया है। मैथ, आपके जीके, आपके साइंस और जो है आपके रीजनिंग, ये चारों ही सब्जेक्ट से जितने जितने प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, जिन जिन चैप्टरों से जितने प्रश्न पूछेगा, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे कोशिश किया है सॉल्व कराने का। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देख लीजिए और अपना जो है तैयारी बहुत बहुत बेहतर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है। अगर बोल दिया जाए कि आप जाइए तो कहाँ पे जाइएगा, ये आपको मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो आप फंस जाइएगा। लेकिन आपको बताया जाए कि हाँ आप यहाँ पे जाइए, इस स्थान पे जाइए, तो आप जाइएगा। वही बात है, इसकी भी तैयारी में आपको किस तरीके के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, किन तरीके के होते हैं, किन टॉपिकों से होते हैं, तो अगर आपको मालूम है तो आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इस मॉडल सेट को प्लीज अंत तक देखिएगा। और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने जो है आज सुबह से जो है यही काम किया है आपके लिए। तो समझ सकते हैं पूरे आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया हूँ और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि इससे एक भी प्रश्न आपको बाहर और डिफिकल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। 100% सेम टू सेम एग्जाम हॉल में आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों की ओर चलते हैं और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आपके जीके के, साइंस के और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब जो है संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि आपके सामने 9 दिया है। ठीक है, 9 से लिखा है 90, 5 से लिखा है 30, तो 10 से हमको बताना है यहाँ पे कितना होने वाला है। चलिएगा, आपको रीजनिंग के लिए हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा हम लोग टेस्ट के तौर पे क्लास को रखते हैं और बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में करना है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए, कोई भी प्रश्न हो अपने मन से ट्राई कीजिए बनाने का। जैसे कि पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए एग्जाम हॉल में कोई भी आपको प्रश्न बताने वाला नहीं होगा, तो आप यहाँ पे भी समझ लीजिए कि वही बात है। तो अगर आपके दिमाग में आया कि 9 जो लिखा है, अगर इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं तो 9 दहा का 90 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा है। फिर वही काम तो हमें 5 से भी करना है। 5 में क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दहा का कितना हो जाएगा, ये तो 50 हो जाएगा, परंतु लिखा है यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे बात जो है हमारा गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। तुरंत ही आपके दिमाग में ये लॉजिक हो जाना चाहिए कि भाई साहब इस लॉजिक पे ये प्रश्न नहीं बन सकता है। तो दूसरे लॉजिक पे चलेंगे और दूसरा लॉजिक देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, 9 को ले लेते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 81 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यही 9 को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90। बात तक क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आ जाइए 5 पे। ठीक है, और 5 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है, ये होता है 25, और 25 में 5 जोड़ देते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा 30। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 30 आपको मिल गया, यहाँ पे 90 भी मिल गया। तो वही काम कीजिए, 10 के साथ 10 का वर्ग कीजिए, कितना होता है 100, और 100 में आपको 10 जोड़ना है, ये हो जाएगा 100, 110। बिल्कुल आपके राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। बहुत बेहतर जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, अब चलिएगा दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न सभी लोग बताएंगे। हर एक जो है मेरे दोस्त को ट्राई करना है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में जो है अगला संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो देगा। ठीक है, श्रृंखला श्रेणी से फंसाऊ प्रश्न होते हैं। और करना क्या होता है, आपको जो है यहाँ पे थोड़े से जोड़ घटाव के लॉजिक और गुणा भाग के लॉजिक को जो है आपको यहाँ पे लगाना होता है। जैसे कि अगर देखिएगा 11 से 20 हुआ तो आपको वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है 9, तो 9 जोड़ा होगा। उसके बाद से 23 लिखा है तो कितना जोड़ा गया होगा, तो आपके दिमाग में आएगा 3 जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 44 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा है 21। फिर यहाँ पे 47 लिखा है तो ये 3 जोड़ा है।
फिर यहाँ पे 92 लिखा है। भाई साहब ये कोई लॉजिक है? यहाँ पे 9 फिर 3 जोड़ा फिर 21 जोड़ा फिर 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे तो वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगा, तो कोई लॉजिक ही यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से कि जो है श्रृंखला आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक जब श्रृंखला है तो इसमें दो ठो श्रृंखला को ऐड किया गया होगा। दो ठो श्रृंखला मतलब क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पे आपको मैं अच्छे तरीके से बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखिए पहले वाले का जो है रिलेशन तीसरे वाले से बनाइए, तो 11 से 23 कब होगा, 11 में 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22 और एक जोड़ दिया है 23 हो जाएगा। 23 में 2 से गुणा करेंगे, 23 दूना 46 और एक जोड़ दिया है 47। 47 में 2 से गुणा करेंगे, 47 दूना 94 और एक जोड़ देंगे 95 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हमको पता करना होता तो बिल्कुल इस लॉजिक से बता देते, परंतु हमको तो यहाँ पे लाना है, यानी कि इस वाले लॉजिक से चलेंगे, ठीक है। ये दूसरे वाले को चौथे से सॉल्व कीजिए, 20 से 44 पे जाना है तो 20 दूना 40 और 4 क्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 40 से 92 पे जाना है 44 से, तो 44 दूना कितना होता है 88, 88 4 कितना होता है 92, 92 में फिर क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे वही काम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा और 9 दूना का 18 हो गया, ठीक है, और इसमें 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 188। 188 आपको देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त मतलब आपको कहीं पर एक जो है वैल्यू नहीं दिया है, देखिएगा यहाँ पे आप अच्छे तरीके से, तो आपको यहाँ पे ही वैल्यू बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, आपको 10 सेकंड के समय मिलते हैं, इसको ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो है मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है। थोड़े से दिमाग लगाएंगे तो मेरे साथ प्रश्नों को, हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो डेली क्लास करते हैं वो बहुत सारे प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। डेली ही कमेंट उनका मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे दोस्त कमेंट करते हैं, ठीक है। किसी दिन जो भी कमेंट कर रहे हैं उनका नाम भी बताऊंगा। और एक बात बता दूं कि इस जो है क्वेश्चनों का पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ, तो इस 100 ठो प्रश्न है टोटल, जो है आपके 100 ठो का ये पेपर है। तो इस पेपर का जो है आप लोगों को फ्री में जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फ्री में कहाँ पे मिलेगा, तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसी में डेली क्लास के पीडीएफ को देता हूँ ताकि आप रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहें हर एक प्रश्न को। अब होगा क्या, यहाँ पे लिखा है जेड, जेड का जो है कोड हमें याद है 26 होता है, ठीक है। इसमें आते हैं ओ लिखा है और जो है ओ, और ओ का कोड कितना होता है 15, और के का कोड होता है यहाँ पे कितना, एल का कोड होता है आपका क्या बोलते हैं, के का कोड होता है 11, ठीक है। तो 11 और जो है 15 जोड़ेंगे, ये भी 26 हो रहा है। यहाँ पे देखिए डी का कोड कितना होता है, डी का होता है 4, उसके बाद से यू का होता है 21 और इसका होता है 1, इस तीनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21 4 25 और एक 26, इसमें भी 26 हुआ। तो वही काम यहाँ पे कीजिए, जे का होता है 10, बी का होता है 2, आई का होता है 9। अब इनको जोड़ लीजिए तो 10 2 12, 12 9 कितना होता है, 12 9 आपके कितना हो गया, 12 9 हो गया आपका 21, ठीक है। परंतु आपको यहाँ पे कितना चाहिए, 26 होना चाहिए, सभी के 26 आ रहे हैं तो आपके भी 26, यानी कि 21 में कितना घट रहा है आपका 5 है। तो 5 पे कौन सा अक्षर आता है, आप कहिएगा ई अक्षर आता है, ई जो है आपको यहाँ पे भरना था। अगर आपने ई बताया है तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कर आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब चलिएगा, उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे आपके पास मुद्रा लिखा है और रुपया लिखा है और अर्थव्यवस्था लिखा है, इसके साथ वेन डायग्राम बनाना है। मैंने तो आपको अच्छे तरीके से वेन डायग्राम बनाना सिखाया हुआ है, तो गलती की कोई गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। इस प्रश्न में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है।
बेहतर है, बहुत बेहतर है, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अगर देखिएगा, अगर आप यहाँ पे बना लीजिए मुद्रा, ठीक है, ये मुद्रा हुआ, और मुद्रा में देखिएगा तो ये रुपया होता है, कहिएगा जी हाँ, मुद्रा जो है, मुद्रा मतलब होता है कि हर एक देश के जो है करेंसी, तो हमारे इंडिया में रुपया चलता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, मुद्रा ही है। रुपया क्या है, मुद्रा है। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी, अमेरिका में डॉलर, तो ये सभी मुद्रा के ही जो है रूप में है। अब देखिए अर्थव्यवस्था, तो पैसा से क्या चलता है, मुद्रा से क्या चलता है, रुपया से अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में ही ये सब आते हैं, अर्थव्यवस्था में आपके मुद्रा आएगा, मुद्रा में रुपया आएगा। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना है था, और ये आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो अगर आपने ए बता दिया था तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे कि 5वें नंबर के क्वेश्चन का जो है सही उत्तर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे बताना है, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर देखेंगे पहले वाला तो 521 लिखा है, ठीक है। दूसरा 46 लिखा है, 215 लिखा है, 612 लिखा है। कोई भी लॉजिक अगर देखिएगा तो दो ठो ये सम है, ये दो ठो विषम है, ठीक है। तो ये तो लॉजिक होगा नहीं सम विषम पर, तो ये बनेगा नहीं। अच्छा जी, दूसरे लॉजिक इसके लिए मैंने क्या बताया है विषम चुनने के लिए, कि इनके जो है वर्ग आप देख लीजिए, वर्ग के पास है कोई, ये वर्ग होता है, ये भी कोई भी वर्ग नहीं होता है इसमें, मतलब ये भी लॉजिक आपका नहीं होगा। अब जो है दूसरा लॉजिक और ढूंढिए, तो दूसरा लॉजिक क्या होगा, इसके अंकों के योग कर लेते हैं, 5 2 7 1 8 हो गया, 6 4 ये 10 हो गया, ये 5 और एक 6 और ये 8 हो गया, ये कितना हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई भी यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ये तो अलग ही है। ये दो ठो ठीक था, 8 था, परंतु यहाँ पे तो आपके ये 10 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, 3 ठो बराबर होना चाहिए, 3 ठो 8 होना चाहिए, तो ये भी लॉजिक काम नहीं किया। तो दूसरा एक और लॉजिक क्या करेंगे, अगर इसको हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है, मतलब इसके अंकों को सीधा लिखते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं, इसके मतलब ये हो गया, ये जो लिखा गया है इसको उलाट दीजिए, पहले जो एक लिखा 5 लिखा गया उसको अंत में लिखेंगे, जो एक बाद में लिखा गया उसको पहले लिखेंगे। ये 4 6 को लिख देते हैं, 4 6 लिखा है तो 6 4 लिख दीजिए, इसको लिखिए 5 1 2, और इसको लिखिए 2 1 6। अब इसको आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये क्या होता है, 125 5 का घन होता है, ठीक है। 64 किसका होता है, 4 का घन होता है, और ये 512 8 का घन होता है, और 216 6 का घन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ही सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, परंतु यहाँ पे हमने देखा ये 5 का घन क्या है, विषम है। तो बिल्कुल आपका जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, एक निश्चित कुट भाषा में मैन को जो है यहाँ पे सेल के जो है, सेल को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वर्ड को जो है क्या लिखा जाएगा। तो ये तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और मैंने तो क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया भी था। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे तो प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है MAN लिखा है, ठीक है, MAN लिखा है, और इसको लिखा है OZP। एम से ओ पे चलिए, ये होता है 13 पे, ये होता है 13 पे, ये होता है 15 पे, ये एक पे होता है, या कह सकते हैं 27 पे है, और ये आपका जेड यानी कि 26 पे है, ठीक है। ये एन से पी हो गया, तो एन होता है 14 पे, पी होता है 16 पे। मतलब अगर देखेंगे तो पहले वाले में दो जोड़ा है, 13 2 15, 27 से 26 एक माइनस किया है, और यहाँ पे जो है जेड 14 से जो है 16 लिखा है, यानी दो जोड़ा है। तो वही काम कर देते हैं हम लोग, वही काम करते हैं। अच्छा इसको भी चेक कर लीजिए, SLE के क्या लिखा है यहाँ पे, UZN, और यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो इसका जो है कितना जोड़ा है, यहाँ पे दो ठो जोड़ा है, इसमें एक माइनस किया है, या अपोजिट भी कह सकते हैं। L से L 12 N जो है 14 दो जोड़ा है, ई से भी लिखा है, इसे भी, यानी कि ये अपोजिट लिखा है, ये जो है इसका अपोजिट है, ये अपोजिट है, ठीक है। और ये ए का जेड भी अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट है। मतलब हमें समझ में आ गया कि पहला और यहाँ पे जो है कौन,
ये वाला दोनों में 2 ठो जोड़ना है और इसके बाद वाले दोनों अपोजिट लिखना है। तो हम भी वही काम करेंगे, पहले में 2 जोड़ेंगे तो W में 2 जोड़िएगा, W के बाद XY हो जाएगा, इसका अपोजिट लिखिएगा तो O का अपोजिट आपको लिखना है L, फिर इसमें 2 जोड़ना है, R में 2 जोड़िए T हो जाएगा, और D का अपोजिट निकालिए तो D का अपोजिट क्या होता है, D का अगर अपोजिट देखिएगा तो D का अपोजिट अगर आप देखे हैं तो यहाँ पे डी का अपोजिट देखेंगे तो देखिए डी का अपोजिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, डी का अपोजिट नहीं दिया है, क्योंकि डी का अपोजिट क्या होता है, डी देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू तो यहाँ पे अंत में किसी में भी नहीं है, मतलब अंत वाला जो है यहाँ पे एन से पी लिखा था, अपोजिट नहीं था, ये आपको 2 ठो जोड़ रहा था। तो अगर 2 ठो यहाँ पे अगर आप जोड़ देते हैं डी में तो एफ हो जाएगा, और देख लीजिए YLT एफ जो है आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। बहुत जो है अलग तरीके का ये प्रश्न था, थोड़े से फंसा था। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अवस्थाएं दी गई है, संख्या 15 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। अब जो है 15 के विपरीत पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपसे पूछा गया है कि इस 15 के जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो हम क्या करेंगे कि अपोजिट निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया भी है क्लास में। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 3, तो यहीं से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसके आगे चलेंगे तो 8 और इसके आगे चलेंगे तो 20, यानी कि जो है 8 का अपोजिट 20 हो जाएगा। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा 15 और इसके आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो हमें पूछा किसका गया था, 15 का विपरीत, और 15 का विपरीत आपने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया है 12। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अपोजिट वाले तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसमें। अगला देखिए कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। अब जो है त्रिभुजों की संख्या तो काउंट करने को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया हुआ है, ये तो 10 सेकंड से अधिक नहीं लगने चाहिए। आ जाइए काउंट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया था इस बॉक्स को काउंट करना। इसमें कितने हैं, आपको 1 2 3 और 4 नॉर्मल गिन लेना है, और 4 का आप जो है 2 गुना करेंगे, 4 दूना का 8 हो जाएगा। फिर 8 जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। फिर यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो 1 और 2, तो ये 1 और 2 जोड़िएगा 3 हो जाएगा। फिर 1 और 2 यहाँ पे भी अगर आप जोड़िएगा तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 3 3 6, 16 6 22 हो गया, ठीक है। अगर आपने 22 बताया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22 के अलावा भी क्या इसमें त्रिभुजों की संख्या बन रहा है, तो बिल्कुल बनेगा, देखिएगा ये एक बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 ठो और यहाँ पे ऐड कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद से देखिए आपको और भी क्या बन रहा है, तो बिल्कुल बनेगा, ये देखिए इस तरीके से एक और इस तरीके से एक, 2 ठो और बन गया। अब देखिए यहाँ से एक ठो ये और एक ठो ये, 2 ठो और जोड़ लीजिए। अब देखिए 22 2 24 2 26 2 28, बिल्कुल अगर आपने 28 त्रिभुजों को काउंट कर दिया था तो आपने 100% इस प्रश्न का सही उत्तर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित जो श्रृंखला श्रेणी है इसको जो है आपको क्या करना है, पूरा करना है। अब जो है बताइएगा कि इसको जो है यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा, जहाँ पे भी खाली छोड़ा गया है इसको जो है आपको यहाँ पे भरना है कि कौन से वर्ड आने वाले हैं। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए ये ओ के बाद क्या लिखा है, पी, तो ओ जहाँ पे भी है उसके आगे आपको पी होना चाहिए, और पी से पहले अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना है ओ है, ठीक है। एन के बाद देखिए एन एम ओ, एन एम ओ पी, एन एम ओ पी यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए पी के बाद से कौन सा अक्षर है, फिर पी के बाद से एम फिर एन होना चाहिए, ठीक है। देखिए पी के बाद से एम एन ओ लिखा है कि नहीं, तो आपने क्या भरा, पहले पी भरा, फिर ओ, फिर पी, फिर ओ, फिर एम, फिर एन, ये जो है आपने भरा है। और ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, POPOMN, बिल्कुल आपने ऑप्शन नंबर जो है बी जो है यहाँ पे राइट करना था। आशा करता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्नों में कभी भी अब गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण को संतुलित होगा, मतलब ये समीकरण जो है कौन से 2 संख्याओं को हम बदल दें आपस में कि संतुलित हो जाए। ऐसे तो मैंने आपको क्लास में प्रश्न कराया भी है, तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिएगा इसको समझिएगा, आप पहले वाले ऑप्शन पे चलिए, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस का 8
और 0 देखिए 0 और 2 को बदलना है, तो जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे 2 हो जाएगा और जहाँ पे 2 लिखा होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करें अगर 0 आ जाए तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए 7 और ये 8 और 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा प्लस का 9। तो 7 और 9, 7 9 कितना होता है 16 और माइनस 16 करते हैं बिल्कुल 0 होता है। और ये भी आपको लाना था आरएचएस में। तो 0 हम लोग का हो गया, ये कब हुआ तो बिल्कुल अब पहले वाले ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिएगा ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं और इसमें आपको थोड़े से अपने ऊपर ले लेना चाहिए। इस टाइप के प्रश्नों को कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ये राम कह रहा है महिला के बारे में, ठीक है। महिला को एम से लिख देता हूँ, ठीक है। ये इसके बारे में बात हो रहा है कि वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। इसकी माँ होगी, यहाँ पे कोई माँ है, मदर, मदर की मदर की बेटी की मदर की बेटी मदर की बेटी यानी कि जो है इसकी कौन होगी यहाँ पे बहन होगी, ठीक है। बेटी इसकी, तो राम की क्या हो जाएगी बहन। राम का ये राम की माँ है, राम की जो है उसकी माँ की बेटी होगी तो ये राम का बहन होगी। बेटी की बहन है तो बहन है यानी कि ये इसकी बहन है तो इसकी भी बहन ये क्या होगी राम की भी, ये दोनों ही बहन हो जाएंगी, ये भी बहन ये भी बहन। तो बोल रहा है वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो महिला राम की क्या लगती है, तो राम की ये महिला क्या है, बहन है। बहुत इजी प्रश्न था, आपको थोड़े से घुमाया गया था, ठीक है। और आपने अच्छे तरीके से प्रश्नों को पढ़ा होगा तो कभी भी ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय तो हर एक एग्जाम हॉल में 2 ठो पूछ दे रहा है, ठीक है। तो रेलवे के एग्जाम के पैटर्न को पढ़ना बहुत जरूरी होता है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करना होता है। कह रहा है कथन कि सभी कुत्ते काले हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी बिल्लियां सफेद हैं। अच्छा जी, ये लॉजिक था। अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो पहले इसके वेन डायग्राम बना लेते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। आप मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं, 100 प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आपको मैं हमेशा टाइम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। और आप एक बार मैं बोल दिया हूँ कि आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करते रहिए और हर एक प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। फटाफट से जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ही प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे सारे। कुत्ता जितने भी हैं वो काले हैं, तो यहाँ पे डॉग लिख लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी डॉग होंगे ये सारे के सारे क्या हैं, काला है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएंगे ब्लैक, ये ब्लैक के अंदर हो जाएंगे। कह रहा है कि सभी बिल्लियां सफेद हैं। अब देखिए जितने भी बिल्ली हैं यानी कि कैट जितनी भी हैं वो कैट क्या है आपकी, सारी की सारी जो है सफेद हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, कथन के निष्कर्ष पे कह रहा है कोई भी जानवर भूरा रंग नहीं है। तो देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग भूरा रंग है कोई, तो हम लोग कहेंगे कि जो है बिल्कुल ये सही कह रहा है कि कोई भी जानवर यहाँ पे भूरे कलर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉग और जो है 2 ही हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बिल्ली है। दूसरा कह रहा है कि कुछ जानवर काले और जो है कुछ सफ़ेद हैं। तो देखिए कुछ जो है काले, तो काले रंग के भी हैं और कुछ सफ़ेद के हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कह रहा है कि सभी जानवर या तो काले हैं या तो सफ़ेद हैं। तो सभी जानवर जो हैं या तो काले होंगे या तो सफ़ेद होंगे। तो ये कोई मुहर नहीं मारा है कि ये काले ही होंगे और सफ़ेद होंगे, तो ये बिल्कुल आपके गलत हो जाएँगे, ठीक है। ये कोई भी कलर के हो सकते हैं, काले ही सफ़ेद क्यों होंगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल जो है यहाँ पे कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, पता नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? हम लोग देख के बता देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि फाइट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और टीयर्स को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो स्टेज को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे। ये तो ईज़ी है, ये ईज़ी है और ये आपको कर लेना है। अब जो है इसमें कोई भी बहाना नहीं चलना चाहिए, ये प्रश्न आपको बताना है। जो मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से।
बेहतर तरीके से बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लीजिए। अगर हम देखेंगे तो हमारे तरफ यहाँ पे 1 2 3 4 5 अक्षर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर है, ठीक है। 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 5 अक्षर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे ये दिखा कि जो यहाँ पे एस है, एस यहाँ पे भी है, तो एस का यहाँ पे कोड क्या लिखा है, एस का यहाँ पे अंत में देखिए एच लिखा है, तो एच लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे टी है, टी का देख लीजिए, टी यहाँ पे लिखा है पहले वाला अक्षर, पहला यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद से ए लिखा है, ए का कोड देखिए क्या है, ए यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे पे ए का जगह पे क्या आएगा 8 आएगा। फिर जी लिखा है, जी का मतलब क्या हो गया, जी यहाँ पे देखिए तीसरे वाले से जी का परसेंटेज हो जाएगा। और उसके बाद से ई है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, ई देख लीजिए, ई यहाँ पे है दूसरे नंबर पे 5, अंत में 5 होना चाहिए, यहाँ पे है दी रेट दिया है, ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आपके परसेंटेज भी होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपने ऑप्शन नंबर बी ही बताया होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि 6 दोस्त यहाँ पे KLMNO पी जो है एक षष्ठभुज मेज के जो है समान दूरी पर बैठे हैं। अच्छा, षष्ठभुज है तो षष्ठभुज बना लीजिए। षष्ठभुज मेज आपको बना लेना है। यहाँ पे इस तरीके से आप जो है जिस तरीके से जो भी प्रश्न बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। कह रहा है कि के जो है पी के सामने है। अच्छा, के जो है के और पी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो कहीं पर भी के होगा ये हमें मालूम नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे के है, तो इसके सामने देखिए, इसके सीधा सामने ये वाला कोना होगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे जो है कौन बैठ जाएगा, आप लोगों को अब जो है बताया गया है कि पी ही बैठेगा इसके सामने। अच्छा जी, अब कह रहा है ओ और एन, ओ जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो ओ और एन हमको मालूम ही नहीं है कहाँ पे बैठा है, उसके आगे पढ़ेंगे। एन जो है के और एल के बीच में बैठा है। के और एल के बीच में कौन बैठा है, अगर के यहाँ पे है तो इसके बीच में एन बैठेगा। यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो अगर हम एन को यहाँ पे रखेंगे तो के जो है यहाँ पे है, एन जो है के और एल के बीच में है, तो एल आपका यहाँ पे आ जाएगा, एल ये हो गया और एन बीच में हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे भी हो सकता है, अभी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे अब आ जाइए, लिखा गया है कि ओ जो है एन के दाएं दूसरे स्थान, एन के दाया, एन के ये एन हो गया, इसका दाहिना हिस्सा में एक, और इसके बाद से ये दूसरे वाले स्थान पे कौन बैठा है, ओ बैठा है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब एक बचा हुआ है कौन, एम जो है पी के ठीक बाएं तरफ बैठा है। पी पी यहाँ पे है, इसके बाएं तरफ में देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा एम। बिल्कुल आपका जो है सही यहाँ पे सटीक बैठ गए हैं। अब बोला क्या गया है कि कौन ओ के ठीक दाहिने तरफ है, ओ के दाहिना, ये ओ गया यहाँ पे, इसका इस तरफ कौन सा हिस्सा है, दाहिने तरफ है, ठीक है। तो दाहिने हिस्से में कौन बैठा है, आप कहिएगा भाई साहब एम बैठा है। कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए आरेख में बांसों की कुल संख्या कितनी है। दिए गए आलेख में बांसों की संख्या, बांस देख लीजिए, आपको केवल बांस से बांस है, ये बांस है और इसी बॉक्स को जो है जितने भी इसमें है ये सब बांस है। 6 और 2, 6 2 8 8 4 12 12 3 15 हो जाएगा। अब ये तो आपको किसी तरीके से गलती नहीं करना था। मुझे लगता है कि ये सारे ही लोग मेरे साथ इस प्रश्न को बना दिए होंगे, ठीक है। बोला गया कुल बांसों की संख्या, बांस देख लीजिए यहाँ पे इस जो है बॉक्स को बोल रहा है, इसमें टोटल बांस है तो बांसों की संख्या 15 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तार्किक और जो है अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो अर्थपूर्ण मतलब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा होता है, प्राथमिक स्कूल होता है या विश्वविद्यालय होता है या निम्न माध्यम होता है या उच्च माध्यम होता है या बालवाड़ी होता है। बालवाड़ी मतलब आंगनबाड़ी। तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है पढ़ना तो आप किस स्कूल में जाइएगा, तो आपके भी दिमाग में आएगा कि सबसे पहले हम आंगनबाड़ी में जाते हैं, ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर जो है जाते हैं प्राथमिक स्कूल, यानी कि 3 के बाद 1 होगा, ठीक है। 3 के बाद 1 वाला सही होना चाहिए। अब उसके बाद से क्या यहाँ जाते हैं, माध्यमिक में जाते हैं, यानी 2 हो जाएगा। फिर जाते हैं उच्च वाले में और फिर लास्ट में विश्वविद्यालय में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक कागज के नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा गया और जो है काटा जाता है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, यही आपको बताना है कि ये इसको मोड़ा गया है और इसको काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा।
तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे काटा गया है, तो यहाँ पे एक कटेगा, फिर एक यहाँ पे कटेगा, ठीक है। 3 ठो यहाँ पे होना चाहिए, 3 ठो यहाँ पे नहीं है, ये बिल्कुल गलत। यहाँ पे 3 ठो नहीं है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिएगा ये 2 ठो ही कट रहा है, बिल्कुल ये भी गलत। तो देखिए गलती को ढूंढिए। फिगर काउंटिंग में आप एक टॉपिक को पकड़िए और उससे जो है उसमें जो कमियां हैं, गलती हैं, ठीक है। अगर गलती को आप ढूंढ लेते हैं तो सही वाला ऑटोमेटिक भागता हुआ चिल्लाता हुआ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। ये भी देखिए फिगर काउंटिंग से प्रश्न है। फिगर काउंटिंग के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 3-4 ठो पूछा जाएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति जो है दिए गए आकृति किस विकल्प आकृति में सन्निहित है। घुमाने की आकृति जो है अनुमति नहीं, मतलब जो हमको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है ये हमें और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको घुमाना भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये कटा हुआ होना चाहिए, तो ये अगर हम देख लेते हैं तो इसमें तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे है तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी ना होगा, ये भी गलत। और यहाँ पे देखिएगा तो ये है, तो यहाँ पे ये बड़ा सा बन रहा है। अब देखिए ये वाला बिल्कुल आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, कहिएगा। बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा सीधा राइट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? निम्नलिखित प्रश्न का जो है एमएन प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना है। प्रतिबिंब से रिलेटेड मैंने आपको बहुत प्रश्न पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप इसको जो है 5 को यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से 5 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये 5 को 5 लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसके बाद से क्या है, एक्स है तो यहाँ पे एक्स आएगा। उसके बाद से जेड है तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये जेड हो जाएगा। अब देखिए ये जेड को जेड ही लिखा है, ये जेड को जेड ही लिखा है, तो बिल्कुल ये दोनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बचा हुआ है, डी। देखिए कमियां मैंने जिस तरीके से बताया था, अगर आपने ढूंढ लिया तो बिल्कुल आप सही उत्तर को टारगेट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिए साइंस के प्रश्न स्टार्ट होंगे यहाँ से। क्या बोल रहा है, पहला साइंस का, कपूर में किस विधि का जो है शुद्ध किया जाता है, किस विधि से जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो कहिएगा ये जो है उर्वपातन विधि द्वारा जो है उर्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है। देखिए साइंस के 25 ठो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, सेम टू सेम इसी तरीके के। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कहीं पे नोट कर लीजिएगा, या पीडीएफ देता हूं तो आप उस पीडीएफ से भी रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। फायदा यही में है। तो 25 को अच्छे तरीके से पहले कोशिश कीजिए कि आप इनका जवाब दें। दूसरे का उत्तर क्या होगा, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होती है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होती है, ये आपसे पूछा गया है दूसरे वाले प्रश्न में। तो आपको उत्तर बताना है, ये जस्ते की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। बताते रहिएगा कि इन प्रश्नों का सही उत्तर जो है क्या हो रहा है, ठीक है। बताते चलिएगा, जो भी नहीं मालूम है उसको नोट कर लीजिएगा किसी भी कॉपी में। कह रहा है पौधों में जल का जो है परिवहन कैसे होता है। पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, बहुत बार एग्जाम हॉल में आपके पूछा गया ये प्रश्न है। तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके लिए जो है, ये क्या होता है, जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मीना माता रोग तो मीना माता रोग किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो बताने की कोशिश करेंगे तो सबका उत्तर आएगा पारा के कारण, ठीक है। पारा की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, मीना माता रोग। तो ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा इसमें जो है आपके एग्जाम हॉल में 25 ठो करने में आपको जो है यहाँ पे जो है 5 से जो है 7 मिनट के अंदर ये हो जाने चाहिए, ठीक है। और जीके के लिए 5 मिनट, बस यही आपके समय होने चाहिए। देखिए किसको जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, किसको जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है बिगर जोहान मेंडल को, ठीक है। देखिएगा 5 से 7 मिनट में मैं आपके सारे जो है यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को कवर करा दूंगा। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छठे प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है आपको कभी भी पूछा जाए एग्जाम हॉल में तो बताना है कि बांस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखिका कौन है। सिस्टेमा नेचुरल जो है
पुस्तक की लेखिका कौन है आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। 7वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? लिनियस है, ठीक है। कौन लिखा है इसको? लिनियस, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है बताइएगा आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? 8वें नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है इसका जो है नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? मतलब भूकंप को मापने वाला कौन सा यंत्र है, यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो भूकंप भूकंप जो है आपको अच्छे तरीके से याद होगा, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये रेलवे के। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा रनटेन ने, ठीक है। रंजेन ने जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी, रनजेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से अस्थाई कण कौन से हैं? निम्न में से कौन से जो है कण अस्थाई होते हैं? तो आपके उत्तर आएगा क्या कि न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपका उत्तर आएगा रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अब बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे है? किस पे आधारित है? तो आपके उत्तर बनेगा नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कोशिका का मैनेजर और जो है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कोशिका का मैनेजर और कोशिका का मस्तिष्क जो है केंद्रक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो है क्या कार्य रहता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो है क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो आपका उत्तर बनेगा न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो आपके उत्तर बनेगा तरल के रूप में, ठीक है। तरल रूप में, लिक्विड के रूप में आपने देखा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे हरास्य गैस के रूप में जाना जाता है? किसको जो है हरास्य गैस मतलब हंसने वाले गैस के रूप में जाना जाता है? तो मैंने तो ये कल वाले क्लास में भी ये आपको प्रश्न पूछा था, ठीक है, कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ जो है इनमें कौन है? तो सूखी बर्फ जो है आप लोगों को याद रखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा जो है बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ जो है सामग्री बनाने के लिए हम लोग पॉलीकार्बोनेट के जो है बहुलक को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रसोई गैस किसका जो है मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है बताइएगा। रसोई गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कोबाल्ट जो है 60 आमतौर पर चिकित्सक में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका क्या, अप सपोर्ट रोधी जो है यौगिक होता है, अप सपोर्ट रोधी यौगिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चींटी के काटने पर किसका जो है अंत छेपड़ होता है? चींटी के काटने पर किसका अंत छेपड़ होता है? तो आपको याद रखना ये होता है फार्मिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? क्विक सिल्वर जो है किस धातु को कहा जाता है? तो आपको बताना है पारे को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। लोहे को
में जो है जंग से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है जिंक का। ठीक है, तो देखिएगा साइंस के जो है आपके 2500 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आपने साइंस में कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। यदि आपने जो है 10 प्रश्न बना लिया है तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा, और आपको डेली क्लास करते चलिएगा तो बढ़ता ही चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और जीके के फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 20 जीके के प्रश्न होंगे आपके एग्जाम हॉल में, जिस तरीके से पूछे जाएंगे सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपको यहाँ पे भी है। कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, पहले का उत्तर आपको बताना है। तो ये जो है नेहरू ट्रॉफी किस में है, फुटबॉल से संबंधित होता है, फुटबॉल खेल में ये जो है दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है गोपाल कृष्ण खोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है। WTO का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तीसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो ये जो है WTO का जो है मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका जो है लोकप्रिय उत्सव है। बिहू जो है निम्नलिखित में से किसका जो है क्या है, लोकप्रिय उत्सव है, तो आपके उत्तर जो बनेगा ये जो है असम का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना है। ठीक है, तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से कीजिए। तो ये कहाँ पे है, गोदावरी नदी के तट पे है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देश का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो आपके उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने नाम सुना होगा बेहतर तरीके से, उन्हीं का नाम है लौह पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखना है। ये किसमें होता है, ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मोनालिसा का जो है सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा का जो है सुप्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपके उत्तर क्या बनेगा, तो ये जो है बनाया गया था किसके द्वारा, लियोनार्डो द विंसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने लिखा था, किसने किया था, बताइएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में मतलब सबसे पहले किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। आगरा जो शहर है उसको जो है किसने बसाया था, बताइएगा। सबका उत्तर आना चाहिए कि आगरा शहर को जो है यहाँ पे सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। कथकली कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, तो ये कथकली कहाँ का है, केरल का है, तो केरल से ही शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है धर्मपाल थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से कौन जो है विख्यात थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जो है देवनागरिक लिपि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है
कांचीपुरम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? कांचीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये जो है आपको याद रखना है, असम में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है लंदन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका जो है 28 फरवरी राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? ये तो सभी लोग बता देंगे कि ये तो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो सिंध जो है यहाँ पे संबंधित होगा। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे 20 ठो जो है जीके के भी प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर, और मैथ के प्रश्नों को बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। तो पहला मैथ के प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और आपको बताना है, सॉल्व भी करना है मेरे साथ, ठीक। पहला मैथ का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे मैथ के प्रश्नों को, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है मेरे साथ, कॉपी और कलम लेके चलना है, ठीक है। हर एक प्रश्न को आपको 20 सेकेंड का समय मैं दूंगा, खुद से ट्राई कीजिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आज का मैथ का कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि कोई सामान है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसको जो है हम लोग 10% जो है उसके जो है मूल्य में जितने भी रुपए का वो था, उसमें से मैंने 10% कम कर दिया, ठीक है। तो अब जो है बोला जा रहा है कि फिर उसको हम लोग पुराने ही दाम में लाना चाहते हैं, कम नहीं करना है, फिर उसको जो है वही दाम लाइए। तो बताइए कितना परसेंट की फिर वृद्धि करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे आने चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, किसी वस्तु के मूल्य, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो कितने का है, तो 100 रुपये का है, ठीक है, 100% का है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कभी भी परसेंटेज 100 का ही मानते हैं। उस पर बोला गया है कि 10% की कमी कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, पढ़िए, यहाँ पे 10% की कमी करेंगे, यानी कि वो वस्तु आपको मैं कितने में दूंगा, यानी कि अब जो है 90 रुपये में दे दूंगा। पहले 100 रुपया दाम था, अब 90 में मिल जाएगा। परंतु कह रहा है कि पुराने मूल्य पर इसको लाना है, ठीक है। अब इसको पुराना दाम देखिए, तो यहाँ पे कितना था, इसका 100 रुपया था, तो इसको अब 100 रुपया फिर से कर दीजिए। 90 करने के बाद फिर जो है इसका दाम बढ़ा दीजिए। तो ये कितना आपने बढ़ाया है, 90 से 100 होने में कितना बढ़ाया है? तो आप जो है बोलिएगा कि 90 से 100 होने में हमने तो 10 बढ़ाया है, ठीक है, 10 बढ़ाया है, लेकिन परसेंटेज में बोला गया, ठीक है। तो परसेंटेज निकाले खातिर कितना करेंगे हम लोग, इसके जो है यहाँ पे कितना है, 90 है, और गुणा 100 करेंगे। परसेंटेज किससे निकलता है, तो क्रय मूल्य से। तो ये देखिए, इसका क्रय मूल्य था 90, ठीक है, और 90 से अब बढ़ के हो गया है 100। तो यहाँ पे 100 किस लिए गुणा किया, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा ही गुणा 100 से करते हैं। कितना बढ़ा है, 10 बट्टा 90 गुणे 100, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये देखिए 10 और 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 100 बट्टा नीचे कितना है, 9, तो 9 के पहाड़े में कितना, 11 नंबर 99 बट्टा 9, 9 11 पूर्णांक 1/9% आपका राइट उत्तर था। अब देखिए ये कहाँ पे है, 11 पूर्णांक 1/9, देखिए 11 पूर्णांक 1/9 बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी, ठीक है, ए यहाँ पे लिखा गया है और बी यहाँ पे है, ठीक है। इसको थोड़े से टाइपिंग में मिस्टेक है। मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे उसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले उसे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ये अब जो है आप लोगों से पूछा गया है। टाइम एंड वर्क, बिल्कुल आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें टाइम एंड वर्क के दो ठो प्रश्न, एक ठो तो लाजमी है परंतु दो दो प्रश्न देता है, ठीक है। तो आपके भी एग्जाम हॉल में 100% आएगा, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब जो है यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी है, ठीक है, पहले ए और बी को देख लेते हैं। ए और बी मिलकर कोई काम है, उसको कितने दिन में कर रहा है, 28 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हुआ क्या है कि सी की सहायता से, सी की सहायता मतलब पहले ए
और बी दोनों ही काम करते थे, अब इसमें सी भी काम करेगा। तो ये तीनों ही मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 21 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 हो गया। हमसे बोला गया है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पहले इन दोनों का लॉसा लेंगे, ठीक है। लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये अगर देखिएगा तो दो तीन, दो तीन छः, छः जो है हो जा रहा है छः, और यहाँ पे 1 मिनट, चार तीन होगा, चार तीन 12 हो रहा है, 12 में 7 से 12 सत्ते 84 हो गया, ठीक है। इसका लॉसो कितना हुआ? 84 हो गया। बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या करना है? 84 लिख लेना है। और 84 में अब जो है आपको लॉसो बिल्कुल आता है, तो अब जो है इसको बना लीजिए, ये 84 रहेगा। और यहाँ से जब गुणा कीजिएगा तो ये कितना आएगा आप लोगों का? ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 3 मर्त में 21 चौके 84, ये 4 मर्त में। मतलब देखिए ए और बी दोनों ही मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 3। अगर बोला जाए ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 4। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि सी एक दिन में कितना काम करेगा ये बता दो, तो हम क्या करेंगे कि देखिए ए बी का वैल्यू घटा देंगे टोटल में से। टोटल एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? 4। और ए बी कितना कर रहा है? ए बी देखिए 3 ठो काम कर रहा है, तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि सी कितना काम करता है एक दिन में? तो कहिएगा 1 काम करता है, ठीक है। तो टोटल जो है काम आपको कराना कितना है? कितना कराना है सी से? तो 84 काम है, तो 84 ही कराना है। 84/1 करेंगे, यानी कि जो है वो कितने दिन में करेगा टोटल काम? 84 दिन में। अब जो है 84 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर 80 में दिया गया है। तो सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि दो रेलगाड़ियाँ जो समान लंबाई की हैं एक ही दिशा में समानांतर रेखाओं में क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर सकती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अब रेलगाड़ी की लंबाई बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में सबसे पहले ये आपको समझना है कि देखिए दो रेलगाड़ी है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी ये चल रही है और एक गाड़ी ये चल रही है, ठीक है। दो रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में चल रही है। देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम टू सेम है। तो एक तेज चल रहा है, एक धीमा चल रहा है। दोनों का स्पीड अगर देखिएगा तो एक तो 36 किलोमीटर का चल रहा है, 36 किलोमीटर, और एक जो है 96 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो ये 36 की जो है 96 किलोमीटर की जो रफ्तार से ट्रेन चल रहा है, वो 36 किलोमीटर वाले रफ्तार के ट्रेन को कितने जो है समय में पार करता है? तो बता रहा है 36। तो यहाँ पे जो है ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप लोगों से बोला जाए कि एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, एक ही दिशा हो, एक दिशा हो, ठीक है, एक ही दिशा हो, एक ही दिशा में अगर ट्रेन जा रही है तो यहाँ पे हमेशा जो है अंतर लेना पड़ेगा, ठीक है। इनके चालों का क्या करेंगे हम लोग? अंतर लेंगे। यानी कि देखिए स्पीड एक कितने का चला रहा है? 36 का, एक 96 का। तो 96 में से हम 36 को घटा देंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन का जो है क्या बन जाएगा हम लोग का? जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है उनका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है चाल हो गया, तो यहाँ पे देखिए समय दिया है, तो यहाँ पे तो समय सेकेंड में दिया है, ये चाल किस में दिया है? तो किलोमीटर में। तो इसको जो है चाल निकाले हैं स्पीड, तो इसको किलोमीटर से हम मीटर में चेंज करते हैं। तो ये 60 गुणे इसको 5/18 कर देंगे, तो ये हमें हो जाएगा। ये देखिए 6 के पहाड़ में ये 3 मर्त में, 6 के पहाड़ में ये, 6 के पहाड़ में 10 मर्त में, तो ये हो जाएगा 5×10 50/3। कितना हो गया इसका चाल? चाल अगर निकाले हैं तो यहाँ पे हमें मिला 50/3। अब देखिए समय कितना दिया है यहाँ पे? 36 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है? लंबाई यानी दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है मेरे पास? 50/3 गुणे समय कितना है? 36 सेकेंड। ये 3 के पहाड़ में 12 मर्त में। अब जो है गुणा कर दीजिए, 12×5 = 60, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे? 12×5 = 600 हो रहा है एक। यहाँ पे देखिएगा, तो अब जो है आपसे बोला क्या गया है कि प्रत्येक रेलगाड़ी का जो है लंबाई बताना है। तो टोटल यहाँ पे देखिएगा कितना हम लोगों ने दूरी निकाला है, तो कहिएगा 600। और कितनी ट्रेन है? दूरी कितना है आपके पास? 600 है। 600 में कितनी ट्रेन है? दो ट्रेन है, दो ट्रेन जा रही हैं एक ही दिशा में, यानी कि जो है आप कहिएगा 300 मीटर की दोनों ट्रेन है। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तथा इनकी आयु का योग 80 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये हम लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिएगा
इनके आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, तो अनुपात जब भी दे तो इसके साथ में आपको XYZ कोई भी वैल्यू लगा लेना होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अनुपात इतना है, इनके आयु का अनुपात इतना है तथा इनकी आयु का योग। अब आयु का योग बोला है, अनुपात इतना है, तो योग हम कर लेते हैं। योग मतलब ये मान लिए हैं हम 3x जो है प्रदीप का है, दीपक का है, और 5x कौन है, प्रदीप का है। इन दोनों का योग कर दिए, इन दोनों के एज को जोड़े हैं तो ये बोल रहा है 80 है। हम देखें तो 5 3 8 हो रहा है, ये कितना बोल रहा है, 80 है। तो यहाँ से 8 के पहाड़े में कितने मर्त में कट गया, 8 दहा का 80। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना मिला, 10। तो अब जो है दीपक और प्रदीप का एज आपके पास क्या है, 3 और 5x। देखिए 3x और 5x है, तो x की जगह पे 10 रखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x था तो 3 दहा का 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 3x था एक, और एक का एज 5x था, ये दीपक था, ये जो है प्रदीप था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे x का वैल्यू कितना आया था, 10। तो 10 3 30 इसका एज हुआ, और इसका 5 गुणे x का वैल्यू 10 है, तो 5 दहा 50 एज हुआ। अब बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 30 वर्ष का अभी है तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा, 40। ये 50 है तो 10 वर्ष के बाद कितना होगा, 60। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 के पहाड़ में 2 मर्त में कटेगा, ये 2 के पहाड़ में 3 मर्त में। इसका यानी कि अनुपात जो है बनेगा वो क्या बन रहा है, 2:3। इनके एज का अनुपात 10 साल बाद कितना बनेगा, 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि 15 पेन का क्रय मूल्य उससे 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। बता रहा है, कह रहा है कोई व्यक्ति कि जो है पेन कितने कीना है, तो पेन जो है 25 पेन कीना हुआ है। ठीक है, 25 जो पेन है उसको अगर खरीद रहे हैं आप, तो उसमें से 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर जो है आपको लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की जो है गणना करना है। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है 25 पेन का क्रय मूल्य, उसमें से 20 जो है पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा 25 ठो किनेंगे और 20 ठो बेच देंगे तो आपको जो है बराबर लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके फ़ायदा कितने होंगे, 5 कलम का फ़ायदा हो जाएगा। कितने पे फ़ायदा होगा, 5 कलम का जो है। तो आपका जो है उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, कितने पे फ़ायदा होगा, तो 20 पे फ़ायदा होगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 20 के पहाड़ में 20 25 100, यानी कि 25% जो है आपको यहाँ पे क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 25% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो भी प्रश्न है वो आपको बेहतर तरीके से अगले क्लास में मिलेंगे। तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले